नमस्कार मित्रों। जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने तिरंगे से संबंधित तिरंगे की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया, उसी श्रृंखला में मैं आपको भारतीय ध्वज संहिता पर और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरे वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में कई संशोधन किए गए और स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई थी। किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिलना एक सकारात्मक बात थी और यह थोड़ा सा लिबरलाइज हो गया था, जो कि एक क्लिष्ट और कठोर नियम थे, उनमें संशोधन किया गया। अब भारतीय नागरिक भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा है उसको कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से, बड़ी सख्ताई से, अनुशासित ढंग से पालन करें, तिरंगे के सम्मान में कोई भी कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया था। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। अब ध्वज जो है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, अशोक लाट है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, मुद्रा, पशु, जलीय जीव, पक्षी, पुष्प, वृक्ष, फल, खेल, पंचांग, सब ये जो है क्या है कि ये निश्चित किया गया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, उन पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगे की बात चल रही है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण मैंने बताया था। शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों के बारे में नियम बताए। क्या होता है कि 26 जनवरी 2002 के विधान पर आधारित कुछ विनियम है कि ध्वज को किस प्रकार से फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों, अनेकानेक संस्थानों में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ भी शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। जो नई संहिता की धारा 2 है, नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका वालों का झंडा है। अब मैं नहीं बताऊंगा
किस प्रकार वे अपने झंडे का प्रयोग करते हैं आप समझ सकते हो। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुआ बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। रिबेल रिट्रीट का जो मिलिट्री में या जो दूसरे संस्थान है, पुलिस में है, एक अनुशासित जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर होता है। उस पर भी मैं आपको बातें बताऊंगा आगे आने और इसमें। इस वीडियो में जो ध्वज की जो संहिता पर मैं बता रहा हूँ, इस ध्वज को मतलब राष्ट्रीय ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के जो आपकी गाड़ियाँ हैं, हुड ऊपर और बगल या पीछे रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। नियम है, इसके लिए कानून है। बशर्ते कि लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है तो वे गलतियां कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ध्वज को आशय जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको आशय पूर्वक भूमि, फर्श, पानी या स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। मतलब कोई और ध्वज जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा नहीं होना। अगर अगल बगल में दूसरे झंडे हैं, तिरंगे ध्वज को बंधन वार ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह के लोग अनजाने में कर देते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो किस प्रकार से झंडे का उचित अनुचित प्रयोग करना है, यह सारी बातें मालूम होनी चाहिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को। क्या है कि सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। ये नियम था 2002 से पहले। एक उद्योगपति नवीन जिंदल जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की थी। जिंदल साहब ने जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया था। ध्वज को जब्त कर दिया गया और उन पर मुकदमा भी चला, चेतावनी भी दी गई। जिंदल साहब ने बहस की कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का उनका माध्यम था। तदुपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए। इसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों में झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा सम्मान रक्षा करने को भी कहा गया। अगर आप झंडा फहरा रहे हो, झंडे का प्रयोग कर रहे हो अपने शान के लिए, तो झंडे की शान सबसे पहले है, उसका सम्मान होना है। अनुशासन जो बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना है। जिस तरह से वीडियोस में मैं आगे भी बताऊंगा, एक वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ पिछले बताया है। भारतीय संघ में भी यशवंत शर्मा के मामले में कहा गया कि ध्वज संहिता एक कानून नहीं है, संहिता के प्रतिबंधों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं है, पर यह इसका पालन संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार करना होगा। झंडे का सम्मान की बात है यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा, सम्मान के साथ देखना जरूरी है। भारत की झंडा संहिता 2002 ने प्रतीकों और नामों के अनुचित प्रयोग निवारण, कहने का मतलब है अधिनियम 1950 का अतिक्रमण किया और अब वह ध्वज प्रदर्शन और उपयोग का नियंत्रण करता है। सरकारी नियमों में कहा गया कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी पर
नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका प्रयोग मेजपोश के रूप में या मंच पर नहीं ढका जा सकता। इससे किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता, न कि किसी आधारशिला पर डाला जा सकता था। सन 2005 तक इसे पोशाक के रूप में या बढ़ती के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में या जांघे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में या रुमाल के रूप में प्रयोग करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा नहीं रखा जा सकता, किसी में डुबाया नहीं जा सकता या फूलों की पंखुड़ियों आदि अन्य वस्तुओं में नहीं रखी जा सकती है। बना करके एक मॉडल बना करके किसी प्रकार का सरनाम झंडे के अंकित नहीं किया जा सकता। एक नियम है और जिस प्रकार से अन्य देशों के नियम है उससे हमारे जो तिरंगे झंडे का नियम अलग है। और झंडे को किस तरह प्रकार से आप संभालें, इस पर भी नियम है। झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए, सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। टाइम को देख करके किसी विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। झंडे का चित्रण प्रदर्शन उल्टा नहीं हो सकता, ना ही उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंब रूप में लटकाया भी नहीं जा सकता, झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं पढ़ सकता है। यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। यही नियम ध्वज फहराते समय ध्वज को स्तंभों या रस्सियों के लिए भी है। यह रखरखाव का मतलब एक नियम है और जिसको कि बनाया गया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अन्य देशों के साथ या दीवार में प्रदर्शन आदि के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और ये नियमों को कोशिश करें, पालन करें। जिन लोगों को पता नहीं है उन तक यह बात पहुंचाएं कि झंडे के लिए क्या नियम है। कि सिंपली झंडा, आपने तिरंगा झंडा दिखा दिया और उसके बाद आपको कुछ पता नहीं है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ों का देश में कहाँ कहाँ बड़े बड़े झंडे लगे हैं इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए। किस तरह से झंडे को सम्मान की दृष्टि से रखना चाहिए, अनुशासित ढंग से जो बताए हैं संहिता में उनका पालन करना चाहिए। यह सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।